आज के पाठ का शीर्षक है आचार्य महर्षि प्रसाद द्विवेदी की आलोचना दृष्टि। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप भारतीय हिंदू युगीन आलोचना का परिदृश्य समझ सकेंगे, आचार्य द्विवेदी के आलोचना क्रम के प्रमुख सरोकारों को जान सकेंगे, आचार्य द्विवेदी की आलोचना में आधुनिकता बोध तथा जीवन यथार्थ समझ सकेंगे, आचार्य द्विवेदी के रीतिकालीन काव्य निकष से परिचित हो सकेंगे। हिंदी साहित्य में आलोचना का आरंभ भारतीय हिंदू युग में हुआ था। भारतीय हिंदू ने नाटक पर एक स्वतंत्र लेख लिखकर आलोचना की शुरुआत की थी। उन्होंने अपने समय के अनुकूल समसामयिक समस्याओं पर नाट्य लेखन पर बल दिया था। बाद में भारतीय हिंदू मंडल के ही सदस्य चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी तथा पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप के माध्यम से आलोचना को आगे बढ़ाया। प्रेमघन ने लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयुक्ता स्वयंवर की आलोचना कर यह बताया कि ऐतिहासिक नाटक केवल ऐतिहासिक पात्रों तथा तत्सम शब्दावली से ही पूर्ण नहीं हो जाते। इसी प्रकार पंडित बालकृष्ण भट्ट ने पंडित श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित गोल्ड स्मिथ की कृति हर्मिट की आलोचना कर उसके गुण दोषों पर विचार किया। आलोचना की इस पहल को आचार्य द्विवेदी ने आगे बढ़ाया। कहनान होगा कि भारतीय हिंदू मंडल के जिन विद्वानों द्वारा आलोचना की शुरुआत हुई वे सभी सर्जक थे। आचार्य द्विवेदी स्वयं कवि थे और उनकी चिंताएं व्यापक थीं। स्मरणीय है कि उनके आने तक ब्रजभाषा बनाम खड़ी बोली का द्वंद्व समाप्त नहीं हुआ था। हिंदी में नायिका भेद तथा रीतकालीन प्रवृत्तियों का खंडन मंडन, समस्या पूर्ति तथा रस अलंकारों के चित्रण से मुक्ति नहीं मिली थी। आचार्य द्विवेदी ने 1903 में सरस्वती का संपादन संभाला और साहित्य को सामयिक समस्याओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया। इससे पहले जून 1901 की सरस्वती में वे नायिका भेद, जुलाई 1901 ही की सरस्वती में गद्य पद्य की एक भाषा खड़ी बोली के लिए कवि कर्तव्य तथा फरवरी मार्च 1903 की सरस्वती में ही हिंदी भाषा और उसका साहित्य के माध्यम से कविता की भाषा के लिए खड़ी बोली का आह्वान कर चुके थे। यह सब उन्होंने सरस्वती का संपादन संभालने से पहले किया था और एक प्रकार से यह उनका साहित्यिक घोषणा पत्र भी था। आचार्य द्विवेदी की आलोचना दृष्टि के मूल में सामाजिक चिंता विद्यमान है। उसमें हिंदी संसार को अन्य भाषाओं के ज्ञान विज्ञान से परिचय कराने की इच्छा शक्ति है तथा रीतकालीन दरबारी संस्कृति की परंपरा से मुक्ति का साहस है। आधुनिकता बोध। आचार्य महर्षि प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती का संपादन संभालने से पहले 1901 में उनका एक लेख सरस्वती में ही निरीश्वरवाद पर प्रकाशित हुआ था। इस लेख को पढ़कर लोग यह मानने लगे थे कि द्विवेदी जी नास्तिक हैं। सरस्वती में आने के बाद उन्होंने बहुत सारे लेख वैज्ञानिक सोच का प्रसार करने के लिए प्रकाशित किए जो रूढ़ियों पर प्रहार करते थे। पश्चिमी देशों में भारत को आध्यात्मिक तथा सांप और भूतों का देश माना जाता है। हमारे विवेक और शिक्षित होने पर यूरोप का भरोसा नहीं था। हमारे लिए यह चुनौती थी जिसे रूढ़ियों और पाखंडों को निर्मूल सिद्ध करके ही दूर किया जा सकता था। द्विवेदी जी की दृष्टि तर्क और विवेक पर आधारित थी। वे उसी बात को स्वीकार करते थे जिसे उनका विवेक मानता था। तर्क की कसौटी पर यदि कोई विचार खरा नहीं उतरता था तो उनके लिए वह एक प्रकार का पाखंड था। आधुनिक बोध की पहली निशानी तर्क है, जो किसी भी प्राचीन विचार या परंपरा को इसलिए नहीं स्वीकार करती कि वह हमारे पूर्वजों की देन है। आधुनिक बोध प्रश्न चिन्ह लगाता है और पूछता है कि जो है उसका प्रमाण क्या है। आधुनिक बोध वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करता है और जड़ होने से बचाता है। जड़ता मनुष्य विरोधी है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इस तथ्य पर विचार करते हुए लिखा है कि द्विवेदी जी के लिए ज्ञान की परंपरा विकासमान है या पूर्ण ज्ञान कहीं संग्रहित है जिसे मनुष्य अंशतः और क्रमशः प्राप्त करता जाता है। उनके लिए ज्ञान की परंपरा विकासमान है और उनका सर्वज्ञ ईश्वर इस विकास परंपरा से एकदम तटस्थ रहता है। वह वेदों को ईश्वरकृत नहीं मानते। ऐसी स्थिति में किसी धर्म ग्रंथ को वह प्रमाण कैसे मानते। इसलिए सर्वज्ञ ईश्वर का ज्ञान ईश्वर के पास ही रहता है। द्विवेदी जी वेद, उपनिषद, दर्शन, धर्मशास्त्र किसी भी प्राचीन धर्म ग्रंथ को तर्क से परे नहीं मानते। इसके अलावा
वह ज्ञान की एक विकासमान परंपरा पर भी जोर देते हैं। अतः ईश्वर को सर्वज्ञ कहने पर भी वह ज्ञान का भौतिकवादी विकासवादी विवेचन ही प्रस्तुत करते हैं। वे यह मानकर चलते हैं कि परंपरा का विकास होता है और वह कभी पुरानी नहीं पड़ती। समय के साथ वह स्वयं को नवीन बनाती है और यही उसके होने का प्रमाण भी है। समाज के संचालन के लिए एक समय में जो नियम बनाए गए थे, अब उनकी प्रासंगिकता संदिग्ध है। यदि उन्हें समयानुसार बदला नहीं गया तो वे बासी पड़ जाएंगे। हमारे मनु और याज्ञवल्क्य ने जो संहिताएं बनाई हैं, उनकी रचना भी इसी प्रकार समाज की आवश्यकतानुसार की गई है। इन ग्रंथों को बने हजारों वर्ष हो गए। अतएव यह सर्वथैव असंभव जान पड़ता है कि तत्कालीन अवस्था और आवश्यकता अनुसार जो समस्त नियम उस समय स्थिर किए गए थे, वे अब इस समय भी आवश्यक समझे जाएं, क्योंकि काल और देश परत्व के कारण सारे नियम सदैव उपयोगी नहीं हो सकते। यह नवजागरण के पहली आचार्य द्विवेदी हैं, जिन्होंने अपनी आलोचना संस्कृत ग्रंथों की आलोचना से शुरुआत की थी। वे संस्कृत ग्रंथों को भारतीय मनीषा की अद्भुत और अमूल्य देन मानते हैं, लेकिन इसका आशय यह नहीं है कि उनकी आलोचना ही न की जाए। कोई भी साहित्य, चाहे वह कितना भी महान क्यों न हो, मीमांसा की अपेक्षा तो रखता ही है। इसीलिए उन्होंने वेदों को अपौरुषेय नहीं माना और कालिदास की कमियों का बेहिचक उल्लेख भी किया। वे मानते हैं कि जितने प्रकार की विधि निर्धारित होती हैं, देश काल, जन समाज की अवस्था और उसके कल्याण का विचार करके निर्धारित होती हैं। उनकी वैज्ञानिक चेतना का प्रमाण यह है कि सरस्वती में उन्होंने दुनिया भर के महान वैज्ञानिकों और उनके शोध को लगातार प्रकाशित किया और देश की जनता को बार बार बताया कि वे न केवल इन्हें पढ़ें, अपितु उनके अनुसार अपने सोच को भी वैज्ञानिक बनाएं। इसलिए 19वीं शताब्दी में जिस नवजागरण की शुरुआत हुई थी, वह रहस्यवाद और तर्क विरोधी पुनरुत्थानवाद का विरोधी था। वह अपनी सांस्कृतिक चेतना पर गर्व करते हुए आधुनिक ज्ञान विज्ञान के लिए अपने दरवाजे खुले रखता है। उन्नीस सौ एक की सरस्वती में कवि कर्तव्य तथा 1903 में हिंदी भाषा और उसका साहित्य लेख लिखकर आचार्य द्विवेदी साहित्य से अपेक्षा और युगानुकूल परिवर्तन की आवश्यकताओं के बारे में स्पष्ट कर ही चुके थे। वे रेलवे की नौकरी से आए थे, इसलिए उन्होंने जीवन यथार्थ को बहुत निकट और गहरे से देखा तथा अनुभव किया था। अंग्रेज और जमींदार मिलकर देश की जनता को किस प्रकार लूट कर अपना घर भर रहे थे, इसे भी अच्छी तरह जानते थे। इसी चिंता से उन्हें किसान मजदूरों की समस्याओं पर लिखने के लिए प्रेरित किया। हिंदी की पहली किताब है संपत्ति शास्त्र, जो भारतीय किसान के शोषण तथा अंग्रेजों की लूट का प्रामाणिक आकलन प्रस्तुत करती है। इससे पहले भारतेंदु ने टैक्स, दुर्भिक्ष तथा भारत की आम जनता की चिंता में लेख तो लिखे थे, लेकिन एक शास्त्र निर्मित करने का श्रेय आचार्य द्विवेदी को ही है। भारतेंदु न केवल गद्य में अपितु कविता में पे धन चली जाए विदेश जैसी कविता लिखकर अपनी चिंता व्यक्त करते हैं, तो दूसरी ओर 18 मई 1874 की कवि वचन सुधा में दुष्काल और उसमें मरने वाली जनता के लिए दुख व्यक्त करते हुए लिखते हैं, अब तो प्रतिवर्ष कहीं न कहीं दुष्काल पड़ा ही रहता है। मुख्य करके अंग्रेजी राज में इसका घर है। जब अंग्रेज विलायत से आते हैं, प्रायः कैसे दरिद्र होते हैं, और जब हिंदुस्तान से अपने विलायत को जाते हैं तब कुबेर बनकर जाते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि रोग और दुष्काल, इन दोनों के मुख्य कारण अंग्रेज ही हैं। आचार्य द्विवेदी ने अपने संपत्ति शास्त्र की शुरुआत इसी चिंता से की। हिंदुस्तान संपत्तिहीन देश है। यहाँ संपत्ति की बहुत कमी है। जिधर आप देखेंगे उधर ही आँख को दरिद्र देवता का अभिनय किसी न किसी रूप में अवश्य ही देख पड़ेगा। परंतु इस दुर्दमनीय दारिद्र्य को देखकर भी कितने आदमी ऐसे हैं जिनको उसका कारण जानने की उत्कंठा होती है। किसानों की दुर्दशा का कारण अंग्रेज और जमींदारों द्वारा की जाने वाली लूट तो है ही, साथ ही यह भी है कि किसानों का कोई संगठन नहीं है। संगठन के अभाव में वे अपनी मांगें सरकार तक पहुंचा पाने में असमर्थ हैं। इसलिए वे इसे भाग्य का खेल या ईश्वर की लीला समझकर चुप बैठ जाते हैं। द्विवेदी जी अवध के गांव से आए थे और रेलवे में नौकरी करते हुए खूब घूमे थे। इसलिए उन्होंने भारत की जनता के दुखों और तकलीफ़ों को निकट से देखा था, तभी वो ऐसी चिंता कर पाए थे। 20वीं शताब्दी के आरंभ तक भारतीय राजनीति का कोई स्पष्ट रूप जनता के बीच नहीं था।
कुछ पढ़े लिखे बैरिस्टर, पत्रकार या साहित्यकार अपनी अपनी तरह से अंग्रेज़ों के शासन और शोषण का विरोध कर रहे थे। यद्यपि कांग्रेस की स्थापना पिछली शताब्दी में ही हो चुकी थी, लेकिन कांग्रेस की नीतियों को जन समर्थन नहीं मिल सका था। द्विवेदी जी सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में नहीं, साहित्य के क्षेत्र में आए थे। इसलिए वे अपनी बात साहित्य के माध्यम से ही कह सकते थे। भारत भारती के प्रकाशन पर उन्होंने लिखा, यह सोते हुओं को जगाने वाला है, भूले हुओं को ठीक राह पर लाने वाला है, निरुद्योगियों को उद्योगशील बनाने वाला है, आत्मविस्मृतों को पूर्व स्मृति दिलाने वाला है, निरुत्साहियों को उत्साहित करने वाला है, उदासीनों के हृदयों में उत्तेजना उत्पन्न करने वाला है। यह स्वदेश पर प्रेम उत्पन्न कर सकता है। यह पूर्व पुरुषों के विषय में भक्ति भाव का उन्मेष कर सकता है। यह सुख, समृद्धि और कल्याण की प्राप्ति में हमारा सहायक हो सकता है। उन्होंने इसे भावी कवियों के लिए आदर्श कहा था। भारत भारती के माध्यम से वे कवियों का आह्वान कर रहे थे कि भारत की सोई जनता को जगाकर उसमें उत्साह भरें और विदेशी सरकार के विरुद्ध एक वातावरण बनाएं। यह वो भली भांति जानते थे कि साहित्य ही जनता के हृदय को मथ सकता है। इसी प्रकार हिंदी नवरत्न की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा, जिसने उच्च भावों का उद्बोधन नहीं किया, जिसने समाज, देश या धर्म को अपनी कविता द्वारा विशेष लाभ नहीं पहुंचाया, जिसने मानव चरित्र को उन्नत करने योग्य सामग्री से अपने काव्य को अलंकृत नहीं किया, वह भी यदि महाकवि या कविरत्न माना जा सकेगा तो प्रत्येक देश क्या, प्रत्येक प्रांत में भी सैकड़ों महाकवि और कविरत्न निकल आवेंगे। कहनान होगा कि बड़े कवि होने का प्रमाण देश और समाज को सीधे सीधे लाभ पहुंचाना था। द्विवेदी जी की आलोचना दृष्टि की समाज और देश की चिंता से जुड़ी हुई थी। इसलिए वे बार बार साहित्य और साहित्यकारों से उम्मीद करते हैं कि वे मनोरंजन को छोड़कर उपदेश प्रधान या सामाजिक संदर्भों का साहित्य लिखें। सरस्वती में जो लेख उन्होंने लिखे या लिखवाए और छापे, वे सब देश और समाज की चिंता से ओतप्रोत हैं। एक बड़ा आलोचक अपने समय की चिंता को ऐसे ही रेखांकित करता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए कहा जाता है कि वे मर्यादावादी थे। यह कहते हुए हमें 20वीं सदी के आरंभ की स्थितियों को नहीं भूलना चाहिए। 20वीं सदी 21वीं सदी जैसी आधुनिक और खुली खुली नहीं थी। सामंतवाद अभी समाप्त नहीं हुआ था। हिंदी जाति अभी तक अपनी रूढ़ियों को तोड़ने के लिए आगे नहीं आई थी। रूढ़िप्रिय और धर्मभीरू हिंदी जाति को जगाना इतना आसान नहीं था जितना आज कुछ लोग सोचते हैं। भारतेंदु ने रूढ़ियों पर प्रहार किए थे। बंगाल और महाराष्ट्र में जिस प्रकार नवजागरण की लहर उठी थी, उसने हिंदी जाति को भी प्रभावित किया था। आर्य समाज ने भी इस दिशा में कम महत्वपूर्ण काम नहीं किया। विज्ञान और तकनीकी शिक्षा का इतना प्रसार नहीं हुआ था। संभ्रांत परिवारों में स्त्री शिक्षा केवल चरित्रवान बनने और रामायण पढ़ने तक ही सीमित थी। इन स्थितियों में द्विवेदी जी का मूल्यांकन किया जाए तो लगता है कि वे अपने समय से बहुत आगे थे। 1901 में उन्होंने अपने लेख नायिका भेद में लिखा, राजाश्रय मिलने की देरी, राजा जी को सब प्रकार की नायिकाओं के रसास्वादन का आनंद चखाने के लिए कवि जी को देरी नहीं। 10 वर्ष की अज्ञात यौवना से लेकर 50 वर्ष की प्रौढ़ा तक के सूक्ष्म से सूक्ष्म भेद बतलाकर और उनके हाव भाव विलासाद की सारी दिनचर्या वर्णन करके ही कविजन संतोष नहीं करते थे। संस्कृत कवियों के यहाँ भी इतना श्रृंगार वर्णन नहीं है जितना रीतकालीन हिंदी कवियों के यहाँ है। आचार्य द्विवेदी की आलोचना की शुरुआत संस्कृत कवियों के अध्ययन लेखन से ही हुई थी। उन्होंने लिखा, इस विषय में भाषा की पुस्तकों का प्राचुर्य देखकर यही कहना पड़ता है कि इस महाअनुपयोगी और महासत्यानाशी नायिका भेद में संस्कृत कवियों की अपेक्षा भाषा के कवियों और भाषा की कविता के प्रेमियों की सविशेष रुचि रहती आई है। द्विवेदी जी की चिंता का मुख्य विषय है, जिस समय मुगल शासन कमज़ोर पड़ रहा था, देशी राजा अपने हतभाग्य से अनजान थे, जनता शोषण की चक्रव्यूह में फंसी हुई थी। उस समय साहित्य को प्रगतिशील तेवर अपनाने चाहिए थे, लेकिन साहित्य का यह पतनशील दौर था। कविता का काम दरबार में मनोरंजन करना नहीं है, उसका काम तो समय और समाज को जागरूक बनाना है। हिंदी में जो स्थिति थी वह अन्य भाषाओं में भी नहीं थी। हिंदी के समान बंगला, मराठी और गुजराती भाषाएं भी संस्कृत से निकली हैं, परंतु इन भाषाओं में नायिकाओं का कहीं भी उतना साम्राज्य नहीं जितना हिंदी में है। हिंदी में इनका आधिक्य क्यों जान पड़ता है
और कहीं भी ठहरने के लिए सुखदायी स्थान न पाकर बेचारे नायिकाभेद ने विवश होकर हिंदी का आश्रय लिया है। आलोचना का काम केवल रचना में गुण दोष दिखाना बंद नहीं है, बल्कि उसमें अपने समय की धड़कनों को भी सुना जाना चाहिए। आचार्य द्विवेदी ने यह कार्य किया, इसलिए वो नायिका भेद की पतनशील प्रवृत्तियों से युक्त कविता को अच्छी कविता नहीं मानते थे। श्रृंगारिकता का आधिक्य समाज की उन्नति का परिचायक नहीं है। जो समाज श्रृंगार के प्रति अधिक अनुरक्त होगा, समझिए कि उसका पतन निकट ही है। श्रृंगार के प्रति अधिक मोह एक प्रकार का रोग है। हिंदी प्रदेशों में सामंतवाद और सामंती प्रवृत्तियां सुदृढ़ थीं, इसलिए अन्य प्रदेशों और भाषाओं से अधिक राजसत्ता के केंद्र दिल्ली और आगरा के आसपास की ब्रजभाषा में श्रृंगार का चित्रण अधिक हुआ है। दरबारी संस्कृति और राजसत्ता का सुख उठाने के लिए कवियों ने कविता को केवल श्रृंगारी वर्णन के माध्यम से काम कला के उद्दीपन के रूप में प्रयुक्त किया। इसलिए 1857 के पहले स्वाधीनता संग्राम के बाद जिस समाज को जागृत होने की आवश्यकता थी, वह समाज अभी पूरी तरह उठा नहीं था। हिंदी प्रदेश में नव जागरण की शुरुआत तो हुई, लेकिन उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। भारत हिंदू काल में केवल देशभक्ति और राजभक्ति का ही द्वंद्व नहीं था, अपितु भक्ति, श्रृंगार और समकालीन स्थितियों के चित्रण का भी द्वंद्व था। आचार्य द्विवेदी भारतीय हिंदू युग की ताकत और उसकी कमजोरी दोनों से परिचित थे। वे उन्होंने अनुभवों से शिक्षा ग्रहण कर साहित्य में आए थे, इसलिए उन्होंने उन प्रवृत्तियों के विरुद्ध लिखा जो रीतिवादी संस्कारों को प्रश्रय देते हुए नायिका भेद और घनघोर श्रृंगारिक चित्रण में ही अपने कर्तव्य की यतिश्री समझते थे। मिश्र बंधुओं के हिंदी नवरत्न की समीक्षा में वे सूर तुलसी के साथ मतिराम को रखे जाने का विरोध इसी दृष्टि से करते हैं। सूर तुलसी लोक के कवि हैं, उनकी यहाँ श्रृंगार मर्यादित है, लेकिन मतिराम तो जिस श्रृंगार से ओतप्रोत कविता लिखते हैं उसका लोक से दूर दूर का संबंध नहीं है। लोक से विमुख कविता द्विवेदी जी की दृष्टि में अच्छी कविता नहीं थी। वे 20वीं सदी की दहलीज पर खड़े होकर कवियों से अपेक्षा रखते थे कि देश प्रेम, स्वाधीनता तथा मानवीय गरिमा को ऊष्मा देती कविताएं लिखी जाएं। उनकी इस आलोचना दृष्टि का रीतिवाद समर्थक आलोचकों ने विरोध भी किया। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा, हम कुरुच प्रवर्तक कविता के समर्थक नहीं हैं, परंतु श्रृंगार कविता के विरुद्ध जो आजकल धर्मयुद्ध सा जारी कर रखा गया है, उसकी घोर निंदा करने से भी नहीं हिचकते हैं। कविता के लिए केवल रस परिपाक चाहिए, उपयोगितावाद के चक्कर में डालकर ललित कला का सौंदर्य नष्ट करना ठीक नहीं। कहना न होगा कि देव बिहारी और बिहारी देव की जो तुलनात्मक आलोचना है, उसके केंद्र में रीतिवादी संस्कार ही काम कर रहे थे। द्विवेदी जी इस प्रकार की समालोचना को हितकर नहीं मानते थे। उन्होंने आरोपों का उत्तर देते हुए अपना कार्य किया और हिंदी को एक स्वस्थ सामाजिक आलोचना दृष्टि प्रदान की। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना दृष्टि के मूल में लोक की चिंता है। वे रीतिवादी क्षरणशील प्रवृत्तियों का विरोध करके हिंदी आलोचना के केंद्र में वैज्ञानिक सोच और समसामयिक चिंताओं को स्थापित करते हैं। गद्य और पद्य लेखन के लिए अलग अलग भाषाओं को वे उचित मानकर दोनों के लिए खड़ी बोली का समर्थन करते हैं। लेखकों का वे आह्वान करते हैं कि देश की स्वाधीनता तथा राष्ट्र प्रेम के प्रसार के लिए वे आगे आएँ। सरस्वती को उन्होंने अपने समय और समाज की मानक पत्रिका बनाया था। उन्होंने न केवल संपादन कौशल का प्रमाण दिया, अपितु हिंदी साहित्य और हिंदी जाति के प्रति अपनी निष्ठा को भी व्यक्त किया था।